वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी आप ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर उसने कहा था चैप्टर देख रहे होंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है जिसका नाम उसने कहा था है, ये पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध हिंदी कहानियों में से एक है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। मैं आतिफ आरफी, ओके इंग्लिश एकेडमी का फाउंडर, डायरेक्टर और मेंटोर। एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पूरे भारत को आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इंग्लिश नहीं और मेरे बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, उन्हीं स्टूडेंट्स को पता है जो हमारे ऐप से मुझसे जुड़े हैं कि मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूं। आपने हमारे इंग्लिश के लेक्चर को बहुत प्यार दिया, उसे बहुत गर्व से आपने देखा, और आपने ही ये कमेंट किए कि पूरे बिहार का सबसे बेस्ट इंग्लिश लेक्चर होता है ये। मैं यकीन दिला सकता हूं आपको कि इस मेरे हिंदी के इस लेक्चर्स को देखने के बाद आप ये कहने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि हमारे एकेडमी का जो हमारा लेक्चर होता है, स्पेशली इंग्लिश का ही नहीं, हिंदी का भी, पूरे बिहार का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट लेक्चर होता है। उसका रीजन क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इस कहानी पर यकीन करेंगे आप, मैंने 24 घंटे मेहनत किया है। और वो मेरी मेहनत क्या है, क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को बिना रिसर्च के नहीं बनाता हूं। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बिहार बोर्ड ही नहीं, अभी यूपी बोर्ड की भी क्लासेस ले रहा हूं, और वहां से भी बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जुड़ रहे हैं। मेरा यही टारगेट है, पूरे हिंदुस्तान को सबसे कम फीस में इंग्लिश और हिंदी और उर्दू पढ़ाया जाए। जो हमारे पास नॉलेज है, क्योंकि तीनों लैंग्वेज पे मेरा इक्वल कमांड है, उसका आप फायदा उठाएं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, आप पढ़ें और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने कितनी मेहनत किया है और ये कितने अच्छे से समझ में आने वाला है। आप किसी को भी पढ़ा देंगे। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, टीचर्स जिन चीजों को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ये चीजें आपको वहां पे नहीं मिलेंगी, बल्कि उन्हीं चीजों पे रिसर्च मिलेगा आपको। चलें आगे बढ़ते हैं, और दिल पे हाथ रखकर, अगर इतनी कम फीस में आपको लगता है कि वाकई आतिफ आरफी ने मुझे, हम लोगों को इस क्वालिटी का लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो एक एक स्टूडेंट से मेरी विनती है कि अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स और बैचमेट्स को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पढ़ने के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी प्रेफर करना। ये मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कसम है, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म पे बताना, ये पिलाना दोस्तों को, ये दोस्तों की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आपको जो पढ़ना है गद्य भाग, उसमें बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अधनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच शिक्षा। बातचीत आपने पढ़ लिया, अभी आप उसने कहा था पढ़ रहे हैं, और ये जो उसने कहा था मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, हर कहानी में, मैं चैप्टर में आपको बताता हूं। अभी हम लोग संपूर्ण पाठ व्याख्या पढ़ रहे हैं, यानी पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इससे बाकी भी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, और इसका पीडीएफ भी आपको यहां पर मिलेगा। अब देखें, सबसे पहले इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी का महत्व आपको बता देता हूं। जो हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में सबसे पहली चीज देखें आप, युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी कौन है जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो ये इसने उसने कहा था। दूसरा, हिंदी कहानी के इतिहास में ये मील का पत्थर है। मील का पत्थर मुहावरा को कहते, एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कोई सिग्निफिकेंट चीज, कोई बहुत विशिष्ट चीज। पूर्व दीप्ति, जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं इंग्लिश में, उसकी तकनीक का ऐसा प्रयोग हिंदी में पहली बार आया था। फ्लैशबैक इसको कहते हैं, आप कोई फिल्म देख रहे होंगे, वहां पर बंदा अभी 50 साल का है, और फौरन ही उसके वो कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, वो पीछे के लम्हे को याद करने लगता है, अपने गुजरे हुए दिनों को, उसकी स्मृति में ये बातें आती हैं, वो उन लम्हों को याद करता है, उन मोमेंट्स को जो उसने गांव में अपने दोस्तों के साथ गुजारे थे, उन दृश्यों को याद करता है कोई, जो उसने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में, वो पहाड़ की वादियां और उन जानवरों के साथ जो उसने बिताए थे। ये कहलाता है फ्लैशबैक की तकनीक। फ्लैशबैक यानी कॉलेज के दिनों में, सपोज आज 50 साल की उम्र में प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात हो रही है, तो 20 साल की उम्र के कॉलेज के दिन याद आने लगे, ये फ्लैशबैक होता है।
इसे आप और आगे बढ़ते हैं हम, इसे पहली आधुनिक हिंदी कहानी माना गया है। जी हाँ, जो 1915 में लिखा गया था। और इस कहानी ये हिंदी की पहली कहानी है जिस पर अश्लीलता का आरोप मढ़ा गया था। आपको पता है? आपने पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा कि इस कहानी पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था। अश्लीलता यानी वल्गर होने का, गंदा होने का। और कहाँ पर है ये गंदगी इस कहानी में, आपको नहीं मालूम पड़ा होगा, आपने बार-बार पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये। सबसे पहले इस कहानी की पृष्ठभूमि को देखते हैं, बैकग्राउंड को। आपको मालूम है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसका रिलेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, तो अंग्रेजों और जर्मनी, अंग्रेज जर्मनी मेन समझ लो आप, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ाई हुई थी। इंग्लैंड की तरफ से बहुत सारे देश थे और जर्मनी की तरफ से बहुत सारे देश थे। इंग्लैंड अमेरिका ये सब एक तरफ था, जर्मनी तुर्की ये सब एक तरफ था। तो वहां हुआ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस तरह का लालच भारतीयों को दिया जाता रहा है कि अगर मेरी तरफ से लड़ोगे, अंग्रेज लालच देते थे, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम तुम लोगों को आजाद कर देंगे। वैसे ये धोखा उन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों को दिया था और हिंदुस्तानी फौजी इस धोखे में प्रथम विश्व युद्ध में आ गए थे। तो ये जो सीन है ना लड़ाई का, जो आप सीन देख रहे हैं, वो भारत में कहीं नहीं हो रहा, बल्कि वो लड़ाई फ्रांस में हो रही है। और उस फ्रांस में जो है सिख रेजिमेंट है। रेजिमेंट कहते हैं एक दस्ता होता है, टुकड़ा होता है, मतलब है ना, जिसमें सिर्फ सिख ही सिख होते हैं, है ना। राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब है, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं फौज में। तो सिख में ये सारे सिख की एक टुकड़ी थी, है ना। और उसका एक हेड था, और वो हेड कौन होता था? अंग्रेज होता था, जिसको लेफ्टन बोलते थे। तो फ्रांस की सरजमीन है जहां पे लड़ाई हो रही है, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड दोनों दोस्त थे, तो फ्रांस में जो है वो फौजी थे इंग्लैंड के। और इंग्लैंड के कौन थे फौजी थे? ये जिसकी कहानी की हम बात करें वो हिंदुस्तानी फौजी थे, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग उस समय। तो उन्हीं फौजी, उन्हीं टुकड़ी को अटैक करना था। किस पे अटैक करना था? जर्मनी की फौज पर अटैक करना था। एक एक चीज क्लियरली समझो आप। तो जर्मनी की फौज पर जो अटैक करना था, इसमें इसके लिए ये लोग अपने लप्टन का वेट कर रहे थे। लप्टन यानी वो अंग्रेज अफसर का वेट कर रहे थे। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है इसकी। और उसी पे उसी 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 इंसिडेंट को आगे बढ़ाते हुए मतलब जो है सो इस कहानी को लेखक यहाँ पर लिखता है। गुलेरी जी की इस कहानी में पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और उस युद्ध में हिंदुस्तानी फौजें अंग्रेजों के लिए जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी। इसमें एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। खैर, उन्हीं हिंदुस्तानी फौजियों में से सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी फ्रांसीसी जमीन पर जर्मन फौज की एक टुकड़ी पर हमले का इंतजार कर रही थी। अब कुछ खास हो जाए, यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में, किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में फ्लैशबैक की पद्धति का प्रयोग हुआ है। यह चंदर शर्मा गुलेरी की उत्कृष्ट कृति है। उत्कृष्ट कृति कहते हैं माय डियर मैग्नम ओपस को। दिस इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस कहते हैं किसी भी राइटर की जो सबसे अच्छी कहानी है, वो सबसे उसको उत्कृष्ट कृति कहते हैं। किसी पेंटर की जो सबसे अच्छी पेंटिंग है, उत्कृष्ट कृति कहते हैं इसको हम। किसी टीचर का जो सबसे अच्छा लेक्चर है, उसको हम उत्कृष्ट कृति कहते हैं। दैट्स कॉल्ड मैग्नम ओपस। और उर्दू में उसको हम शाहकार कहते हैं। ये चंदर शर्मा हाँ, इस कहानी पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, टेली फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म और टेली फिल्म में क्या फर्क है? फिल्म कहते हैं वो आपको पता है, और टेली फिल्म कहते हैं जो टेलीविजन पर टेलीकास्ट करने के लिए स्पेशली जिन फिल्म को बनाया जाता है, जो मोशन पिक्चर्स होते हैं, जो फीचर्ड फिल्म्स होती हैं, जो स्पेशली एक ड्रामा 1-1.5 घंटे का उस तरह का बना करके जो प्रदर्शित किया जाता है वो टेली व्यूअर्स के लिए, उसको हम टेली फिल्म कहते हैं। और अनेक इसके नाट्य रूपांतर हो चुके हैं, इस पर बहुत सारे ड्रामास बन चुके हैं। ये कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में अमृतसर के बाजार का वर्णन है, जहां प्रेमी और प्रेमिका मिले थे बचपन में, यानी लहना सिंह और उसकी प्रेमिका। दूसरे, तीसरे एवं चौथे में युद्ध के मैदान का वर्णन है, और पांचवे में अतीत की यादें हैं, फ्लैशबैक की पद्धति है और लहना सिंह की मृत्यु है। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी के हम सभी पात्र की बात करेंगे। सबसे पहला जो पात्र है वो है लहना सिंह। ये कहानी का मुख्य पात्र है, जो पेशे से जमादार है अभी, और सूबेदारनी के बचपन का प्रेमी है। ये हजारा सिंह कौन है? तो हजारा सिंह फ्रांस में युद्ध के मोर्चे पर भारतीय फौजियों का सूबेदार है, बोधा सिंह का पिता है और सूबेदारनी का पति है।
इसलिए बार बार जब भी आया सूबेदार हजारा सिंह आया। सूबेदारनी कौन है? तो लहना सिंह के बचपन की प्रेमी है और सूबेदार की वाइफ है। बोधा सिंह कौन है? तो हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा है। ठीक है। वजीरा सिंह कौन है? तो अंग्रेज लेफ्टिनेंट का विदूषक है। बस यही सब जो है ना मेन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के। और ये जो आगे आप देख रहे हैं इनको किनको भाई, कीरत सिंह हैं या फिर इनके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं अतर सिंह है, लप्टन है। तो ये सब जो है ना कहानी में कहीं आते ही नहीं है। ये या फिर ये कहानी में कहीं दिखते नहीं, बस इनके बारे में वर्णन होता है ओनली। दिखते नहीं कहानी में, फिल्म देखोगे तो वहां दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ कहानी में नहीं दिखते। चलो, कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का चचेरा भाई है। अच्छा, विदूषक कहते हैं हम दिल लगी बाज को, कॉमेडियन को। एक्चुअली लेफ्टन लोग जो होते थे अंग्रेज अफसर अपने दिल लगी के लिए किसी इंडियन इस नेचर के बंदे को रखा करते थे जो हंसी मजाक करके उनका थोड़ा दिल बहलाए और जो लड़ने में भी थोड़ा एक्सपर्ट हो। अतर सिंह सूबेदारनी का मामा है, ये बचपन की बात है। बचपन में जब ये आई थी तो वहां पे एक बार वर्णन है अतर सिंह का। और लेफ्टन जो है ना फौज की किसी टुकड़ी का अंग्रेज अफसर है, उसको कहते हैं। ये आप कहानी के सारे पात्र को, सारे कैरेक्टर को आपने जान लिया। अब इसके विषय वस्तु की बात करते हैं। विषय वस्तु कहते थीम को, यानी किस चीज की बात की गई। तो उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी जी की कहानी पर आधारित है। ठीक है, बल्कि ये इनकी कहानी है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज शासकों के लिए भारतीय जवानों द्वारा लड़े गए युद्ध के परिप्रेक्ष्य में है ये कहानी। जहां जमादार लहना सिंह अपनी चौकी की रक्षा करते हुए, जिस चौकी का जमादार होता है लहना सिंह, उस चौकी की रक्षा करता है और अपने प्राण को त्याग देता है। अब वो जो है उनकी जर्मन सिपाहियों की गोली का निशाना बन जाता है। इस कहानी में स्पेशली लहना सिंह के प्रेम, समर्पण, देशभक्ति और उसके द्वारा दिए गए वचनों को निभाने की गाथा है, उसको निभाने की स्टोरी है। ये थीम है इस कहानी का। प्रेम भी है, समर्पण भी है, देशभक्ति भी है, वचन को निभाने का वादा भी है ना? आगे चलते हैं। शुद्ध प्रेम है बचपन का। इस कहानी का उद्देश्य देखें, एक्चुअली उद्देश्य ये है कि किसी एक ऐसे आदमी को सम्मान देना जो निस्वार्थ भावना से, है ना, त्याग देता है, अपने जीवन की, अपने प्राण की आहुति तक दे देता है और किसी के से किए गए वचनों को निभाता है। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देना इस कहानी का मकसद है, उद्देश्य है। अब देखें आप, निस्वार्थ त्यागी वीर बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं ऐसे व्यक्ति विरले, यानी बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। मांझे का लहना सिंह, ये मांझे वर्ड का क्या मतलब है हम आगे समझेंगे। लहना सिंह अपने आप को मांझे का बोलता है। अब मांझे क्या है हम आगे जान लेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों को एक मशवरा है। मशवरा ये है कि आप YouTube पर जाएंगे और सर्च करेंगे उसने कहा था, लेकिन ध्यान रखेंगे आपके सामने बहुत सारी फिल्म, टेलीफिल्म और ड्रामास खुलेंगे। ये दो मेनली खुलेंगे जिसमें ये उसने कहा था ये दिखेगा और ये वाला दिखेगा। आपको ये वाला नहीं देखना है। एक्चुअली इसको 1960 में विमल रॉय ने बनाया था, जो संजय दत्त का बाप सुनील दत्त, जिसने सुनील दत्त जी ने इसमें मेन रोल प्ले किया था। ये आपको नहीं देखना है, लंबी कहानी, लंबा टाइम लेगा ये। और इसमें थोड़ा सा, इसमें कुछ ज्यादा ही मिक्स है, मतलब वो एक्स्ट्रा चीजें जो मिला दी गई हैं कहानी के अलावा भी, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उसने कहा था इसमें भी थोड़ा सा उसमें जो है मिलाया गया है, मिशन है, लेकिन 90% बिल्कुल वही कहानी है और बहुत छोटी है, टेली फिल्म है ये, 1 घंटे की है समथिंग। और जिस चैनल पे मिलेगा वो डीडी सिनेमा होगा और टाइटल होगा कहानी इसका, फिल्म का, उसने कहा था टेलीफिल्म। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा ये मशवरा है कि आपको ये फिल्म देखनी है, लेकिन मेरे इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप अगर पहले देखेंगे ना तो आपके अंदर फिल्म की ही सारी बात रहेगी। चैप्टर की जो बातें असल कंटेंट है उससे आप थोड़े दूर हो जाएंगे। कहान जो जो फिल्में बनाई जाती है ना किसी भी कहानी पे पर, तो प्योरली वही नहीं होता, बल्कि डायलॉग्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इंसिडेंट्स को उसमें जोड़े जाते हैं। तो आपको उसने कहा था टेलीफिल्म, अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेने के बाद देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आप आपके सामने सारी चीजें बिल्कुल आ जाएंगी और वो चीजें जो नहीं समझ में आएंगी वो भी आ जाएंगी, बड़ा मजा आएगा।
अब देखें आप मेरी मेहनत देखें, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं रिसर्च करके आता हूँ, जिसको लोग स्किप कर जाते हैं। मेरे पंजाब के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हमारा अटेंड करते हैं मोटिवेलिश चैनल पे। आप लोग भी 12th के बाद मोटिवेलिश पर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जरूर करना। पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स इस पे जुड़ रहे हैं। तो पंजाब के हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक की जिनकी पंजाबी अच्छी थी, मैंने कॉल किया और देखो एक्सेंट अभी वैसे ही पंजाबी एक्सेंट निकलेगा। और उनसे पूछा मैंने कि भाई कुछ वर्ड्स हैं हमारे, हम कहानी पढ़ रहे हैं या पंजाबी वर्ड्स हैं कुछ वो समझने हैं मुझे। मैंने कहा सर बोलो आप। तो फिर मैंने ये सारे वर्ड्स उन लोगों से पूछ करके आप लोगों को बताया। बहुत सारे वर्ड्स इसमें से इंटरनेट पर मिले ही नहीं, समझ में आए ही नहीं। देखो होता क्या है, एक्चुअली बम्बू कार्ड जो है ना पंजाब में पुराने जमाने में चलने वाला लंबे मुंह वाला ऑटो होता था। और अभी आप इस वर्ड को जब गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि बम्बू कार्ड एक्चुअली बुलेट को बोलते हैं। वो वाला पिक आपको मिलेगा भी नहीं। तो समझ गया बम्बू कार्ट क्या होता है। आगे लड्डी वाले यानी गाड़ी वाले। और खालसा जी किनको बोलते हैं, खालसा जी हम वैसे सिख को बोलते हैं जो 5 ककार रखते हैं, अमृत छके हुए होते हैं। ये लोग प्योर लोग होते हैं यानी शुद्ध लोग होते हैं। और 5 ककार जिसको इंग्लिश में हम 5 केस भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह के मानने वाले होते हैं, जो उन्होंने 1609 में जो है उसको स्टैब्लिश किया था। और ये 5 कौ अपने साथ रखते हैं, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। केश यानी बाल, कंघा आप जानते हो, कच्छा कहते हैं वो कपड़े के ऊपर भी चड्डा पहन लेते हैं वो लोग, चड्डी होती है चड्डा नॉट। कड़ा कहते हैं हाथ में जो कड़ा है कंगन है, और कृपान कहते हैं कटार होता है। तो ये जो है ना पंजाबी वर्ड्स हैं इसमें जो यूज किए गए। सूथना कहते हैं ढीला ढाला पटियाला शलवार होता है। मांझे कहते हैं देखो मांझा एक्चुअली ये रीजन है पटना का, जैसे बिहार में ये सॉरी पंजाब का। और जैसे बिहार में होता है ना हम लोगों का तिरहुत रीजन अलग है, सीमांचल का एरिया अलग है, मगध का एरिया अलग है, मिथिलांचल जहाँ हम लोग रहते हैं इसका एरिया अलग है। इन द सेम वे पंजाब में भी रीजन है अलग अलग बटा हुआ। और वो जो रीजन है वो है मांझा रीजन, मालवा रीजन, दोआबा रीजन, 3 रीजन होता है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई या एंगेजमेंट, और सालू कहते हैं हम दुपट्टा को, है ना। दरबार सावधी हवेली इसका मतलब ये हुआ वो जो गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का, उसको हम दरबार साहब की हवेली कहते हैं। सिगड़ी कहते हैं वो बोरसी नहीं होता है जो आप लोग अक्सर चूल्हा वगैरह होटल में देखते होंगे, लोहे मिट्टी का बना हुआ एक मुहा पात्र होता है जिसमें कोयला डाल के सुलगाते हैं। लाड़ी कहते हैं दुल्हन को, सौरा कहते हैं ससुरा को, गाली के सेंस में बोलते हैं, गाली देते हैं। ये ससुर तो दिमागे खराब किए हुआ है हमारा, ये ससुरा है। बड़का पेड़ यानी बरगद का पेड़, मंजा कहते हैं चारपाई को, और संगीन कहते हैं वो बंदूक के ऊपर नहीं नुकीला फल होता है, वो पहले जमाने में होता था, इससे शत्रु को छुपा कर मारते हैं। लाम कहते हैं युद्ध का मोर्चा, तिमिया कहते हैं जनानी को यानी औरत को, बेड़ा कहते हैं आंगन को, ओबरी कहते हैं घर के अंदर की जो कोठरी है उसको ओबरी कहते हैं। हाड़ कहते हैं गर्मी के मौसम को, और गर्मी का मौसम यानी जो आषाढ़ का मौसम है उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो अहेड। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उसने कहा था, पहला सीन यहाँ पर स्टार्ट होता है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ड वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों को के पोरों को चींट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाल जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेंटो खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। अब देखो यहाँ पर एक ही लाइन में बंदे ने पूरी बात कह दी। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि शहर में जो गाड़ी वाले होते हैं ना इक्के वाले, वो लोग बड़ा कर्कश बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं। वो क्या वो मतलब जबान का जो कोड़ा है ना उनका, लोगों की पीठ छिला देता है, कान पक जाते हैं। तो राइटर कहता है कि अगर इन लोगों से तंग आ गए हो, है ना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत जबरदस्त धुनते हैं अपने चाबुक से घोड़े को, और उसकी नानी से निकट संबंध स्थापित करना यानी गाली देना, बोलते हैं ना तेरी नानी को, ये इस वाले सेंस में। और कभी राह चलते जो पैदलों हैं, पैदलों का मतलब होता है पैदल चलने वाले,
उनके आँखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उँगलियों को ही मतलब वो उस पर मसल कर जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप लोग और साथ में जो है संसार भर की ग्लानि, गुस्सा, निराशा इसके अवतार बने हुए होते हैं। अवतार कहते हैं किसी दैवी शक्ति का पार्थिव शरीर पार्थिव रूप में जन्म लेना। तो अगर मतलब इस सब से आप तंग आ गए हैं तो एक बार ज़रा अमृतसर आइए और मज़ा लीजिए यहाँ के जो मतलब बम्बू कार्ड वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो है ये लोग इतना मीठा बोलते हैं कि आप उसको भूल जाएँगे शहर में इक्के वालों का, टांगे वालों का जो बर्ताव है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं देखो, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाल जी, हटो बाछा। बाछा लड़के को भी प्यार से बोलते हैं। करते हुए ये लोग वहां इतनी भीड़ में फेंटों, खच्चरों, बतकों, गन्ने और खोमचे और भाले वालों के जंगल में से उनकी भीड़ में से निकलते हैं। और इसके बावजूद भी किसी को जी और साहब कहे बिना तो हटते नहीं। ये खोमचे वाला देखो, इसी को खोमचा कहते हैं। ये जो है ना, ये जिस पे ये बेच रहा है इसको खोमचा कहते हैं। इस पे बेचने वाला ये बंदा खोमचे वाला कहलाता है। मतलब और उसके बाद और ये लड्डी वाले ना, मतलब गाड़ी वाले खालसा जी कहते हैं। देखो खालसा जी किसको कहते हैं, ये सिखों का एक संप्रदाय होता है। अब ये लोग इतना मीठा बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जबान नहीं चलती, भाई चलती है, लेकिन बहुत महीनवार करते हैं। मीठी छुरी होती है इनकी। अगर कोई बुढ़िया है और बार बार चेतावनी देने पर भी नहीं हट रही है कि हमारा जो है बम्बू काट आ रहा है, हट जा, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, जो नमूना है पंजाबी में, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बज जा लंबी वालिए। समष्टि में यानी कुल मिलाकर अगर इसका अर्थ आप समझना चाहें इस पूरे पंजाबी सेंटेंस का, तो इसका मतलब है तू तू क्या है, तू है जीने जोगी यानी जीने वाली, कर्मा वाली यानी किस्मत वाली है, पुत्ता प्यारी यानी पुत्रों को प्यारी है, लंबी वाली है लंबा जीने वाली है, तू क्यों मेरे सामने पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा तू। अब देखो इसी के बीच में एक सीन क्रिएट होता है जहां एक लड़का एक लड़की से मिलता है। लड़के की उम्र 12 साल है, लड़की की उम्र 8 साल है। दोनों अपने मामा के आए हुए हैं। अमृतसर का बाजार है। अब देखो कहानी, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की एक चौक की किसी दुकान पर आ मिले। एक दुकान पर लड़के के बालों से मालूम पड़ रहा था और लड़की के ढीले सुतलों से, पंजाब की लड़कियां जनरली ऐसा कपड़ा पहनती हैं, ढीला पजामा होता है उनका, इसको पटियाला बोलते हैं शायद। तो ये जो सुथना कहलाता है, इससे मालूम पड़ रहा था कि ये दोनों सिख हैं, इससे और इससे। वो अपने मामा के केश धोने के लिए लड़का दही लेने आया था और ये लड़की जो है रसोई के लिए बड़ियां लेने आई थी। बड़ी क्या होता है, मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था यानी उलझ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हट ही नहीं रहा था। मतलब वो जो लेने आया था पापड़, वो बंदा हट ही नहीं रहा था। और इसी सब के बीच इन दोनों का टकराव होता है। लड़का लड़की से पूछता है तेरे घर कहाँ है, लड़की कहती है मगरे में, ये कोई रीजन है, एरिया है। और तेरे, लड़की पूछती तो लड़का कहता है मांझे में। मांझे पंजाब का एक क्षेत्र है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट ये सब जो एरिया है ना, ये मांझे में आता है। तो वो कहती है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, लड़का लड़की से पूछता है। लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं अतर सिंह। तो ये लड़का कहता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का गुरु बाजार में मामा के यहाँ आता है। इतने में दुकानदार उस पापड़ जिसको लेना था उस बंदे से निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चल पड़े। तब दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। मतलब लड़के का ध्यान अभी उसी उम्र में उस लड़की पे आ गया। कुड़माई यानी तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, मंगनी हो गई। लड़की इस पर कुछ आंखें चढ़ाकर धत्ते कहकर शर्माकर दौड़ के भाग जाती। लड़का मुंह ही देखता रह जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहता है। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत्ते मिला। एक दिन लड़का जब लड़की को मिला तो चिढ़ाने के लिए हंसी में उसने पूछ लिया तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़के की संभावना के खिलाफ लड़की बोली हाँ हो गई। अब लड़का शौक, कब? तो ये कहती कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। ये देखो लड़की दिखा रही है कड़ा हुआ सालू। ये 12 साल का, ये 8 साल की, अपना सालू अपना दुपट्टा दिखा रही, रेशम से कड़ा हुआ। पंजाबी में वो ट्रेडिशन है इनके यहाँ, परंपरा, वो उड़ा दिया जाता। चलो, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में अब देखो उसी टाइम में इस लड़के के मन में प्यार पनप गया। कमाल है गुलेरी जी का, 12 साल के लड़के को इतना प्यार करवा दिया। वो भी उस जमाने में, आज से 100 साल पहले। रास्ते में एक लड़के को मोरी में, गंदे नाले में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले, यही छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी, पैसा खो दिया उसका।
एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और सामने से आकर कोई वैष्णवी यानी विष्णु की जो पुजारी उपासक थी उससे टकरा गया तो उसने इसको अंधा कहा। तब जाकर घर पहुंचा। ये पहला सीन हो गया। अब इसके बाद सीधा दूसरा सीन आता है 25 साल के बाद। ये जो है क्या बोलते हैं, लहना सिंह अब फौज में है, जमादार हो गया है और फ्रांस में जो है मोर्चे पर है वो। वहां पर वो इसका क्या बोलते हैं, सिख रेजिमेंट का जमादार है और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है। अंग्रेज अफसर के ऑर्डर का वेट कर रहा है। अब देखो यहां पर भी दिक्कत होती है बच्चों को कि किसको कौन सा स्टेटमेंट किसका है, इसलिए मैंने वहां पर क्लियर कर दिया ये लहना सिंह का स्टेटमेंट है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई। खंदक कहते हैं, ये खंदक है, ये खोदा जाता है। वो फौजी लोग इसमें छुपने के लिए मतलब गड्ढा करते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेंग यानी पानी और बर्फ ऊपर से पिंडली तक। पिंडली जो होता है ना वो नीचे कीच में फंसे हुए, पैर का जो वो नीचे का हिस्सा होता है, घुटने से नीचे का हिस्सा, वो घुटनियों तक कीच में फंसे हुए यानी कीचड़ में फंसे हुए। गनीम कहीं दिखता ही नहीं यानी दुश्मन दिख ही नहीं रहा है कहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार है तो जाहिर सी बात है सारी खंदक हिल जाती है और 100 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से, यानी गैबी कहते हैं वो आसमानी, वो जो दिखता नहीं है, गायब है, उससे कोई बचे तो लड़े ना। मतलब गैबी गोले से कोई बचे, कोई बचे तो लड़े, बचे नहीं, बचे तो कोई लड़े। ठीक है। नगरकोट में अक्सर जलजला आता है। नगरकोट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ दिन में 25 दलदले होते हैं भाई, इतना इतना गोला पड़ता है यहाँ। जो कहीं खंदक से बाहर किसी का साफा दिख गया यानी ये पगड़ी दिख गई या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। पता नहीं चलता, मालूम ही नहीं पड़ता कि ये जो बेईमान है जर्मन फौजी, ये मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब देखो इसको वजीरा सिंह दिलासा देता है। वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह और 3 दिन है बस, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ कहते हैं वो फौजी मदद होता है ना, उसको रिलीफ बोलते हैं, कुछ और टुकड़ी लड़ने के लिए आना। लहना सिंह बस 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और उसके बाद फिर मिलेगी 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों से झटका करेंगे यानी जानवर मारेंगे। झटका कहते हैं क्या है, सब डेफिनेशन लिखा रहता है। और पेट भर खाकर सो जाएंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में, यानी वजीरा सिंह पे जो है ना कोई मैडम है फ्रांस की जो लट्टू ही रहती है, उसी के यहाँ रेस्ट करने जाता है। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। ओ माय गॉड, खूब फल दूध खाने को देती है। और लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, मतलब उसके पैसे नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो ये लहना सिंह कहता है। अब लहना सिंह ने कहना शुरू किया। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कौन क्या कह रहा है, इसलिए मैंने सबको लिख दिया है। मतलब जो मेहनत हुई है इस पे, 24 घंटे मेहनत हुई है, तब जाकर के ये बना है प्रेजेंटेशन आपका। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी अगर मान लिया घोड़े को मैदान में नहीं लाया जाए तो वो बिगड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, वो उतना एक्टिव नहीं रहता। और लड़े बिना सिपाही भी एक्टिव नहीं रहता। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन चढ़ाकर, ये देखो ये इसने संगीन चढ़ा रखा है, संगीन चढ़ा रखा है, दिस इज कॉल्ड संगीन। संगीन चढ़ाकर अगर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। दरबार साहब की दहली यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। पाजी कहीं के यानी दुष्ट कहीं के, जालिम कहीं के कलों के घोड़े तो संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे से जनरल साहब ने हटाने का कमान दिया, नहीं तो अब लहना सिंह फेंकना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है कि भाई 4 दिन से यहीं पड़ा हुआ हूं, अगर लड़ेंगे नहीं तो मतलब सिपाही हैं हम लोग, बेकार हो जाएंगे, है ना। अगर घोड़े को मतलब जो है सो फेरा नहीं जाए तो वो घोड़ा बिगड़ता है। उसी तरह से अगर सिपाही नहीं लड़े तो सिपाही भी बिगड़ता है।
मुझे अगर हुक्म नहीं मिले, अगर हुक्म मिल जाए अभी कि मैं वो चढ़ा लूँ, क्या बोलते हैं ये आप देख रहे हैं संगीन संगीन चढ़ा लूँ, ये इसी तरह से सेम पोज है। और अगर मार्च का हुक्म मिल जाए, मार्च करना यानी आगे बढ़ना पूरी टुकड़ी के साथ, ये संगीन है, ये मार्च है, तो भाई मैं 7-7 जर्मनों को अकेले मार दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उस दिन भी जो लड़ाई हुई थी तो मैंने जो है 4 मील तक एक भी जर्मन को नहीं छोड़ा था। और वो तो जनरल साहब जो थे हमारे, उन्होंने पीछे हटाने का कमान कमान यानी हुक्म दे दिया। नहीं तो अब जैसे ही नहीं तो बोलेगा तो इसी बीच फौरन पहुंच जाएगा कौन, सूबेदार हजारा सिंह। और सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है नहीं तो कहा सीधे बर्लिन पहुंच जाते, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। यह हजारा सिंह कह रहा है। सूबेदार जो है, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूरज निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। बावली कहते हैं बड़ा और चौड़ा कुआं होता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी होती, तो वही रिस रहा था। तो एक तो ठंडी ऊपर से और ऊपर से रिस रहा है पानी, और एक धावा हो जाए ना तो जो है वो गर्मी आ जाए कुछ बदन में। ए उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। यानी उद्यमी कहते हैं, उद्यमी ये मतलब ताना मार के कहा गया है कि अरे उद्यमी, उद्यमी का मतलब ये है कि बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी, उठ सिगड़ी में यानी इसमें कोयले को डाल। कोले यानी कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, अब ये जो पानी बार बार इसके जो खंदक में गिर रहा था खाई में, उसी का पानी फेंकना था जो सोते से रिस रहा था। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा पहरा बदल दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, विदूषक क्या है मैंने कह दिया। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया। अब ये तो हंसने वाली बात ही बोलेगा वजीरा सिंह। बाल्टी से बार बार पानी ले ले करके खाई से बाहर फेंक रहा और कह रहा है मैं तो पादा बन गया यानी पुजारी पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी तर्पण कहते हैं पानी चढ़ाना उस पे। देवता ऋषियों और पितरों को जो दाल जल जल दान करते थे, चढ़ाते थे, उसी को तर्पण कहते हैं। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी डाल दो, पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये खरबूजा उन लोगों ने वहां पे कहीं पे लगा रखा था। अब देखो ये सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद पंजाब की झलक मिल रही है यहाँ पर। पंजाबी जहाँ रहते हैं अपना देश बसा देते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी डाल दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो ये तारीफ करने लगता है, मतलब वजीरा सिंह कहता है हाँ ये देश क्या है, अरे स्वर्ग है ये देश। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से कहूंगा 10 घूमा जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटे कहते हैं छोटे पौधे को। फलों के बूटे यहाँ लगाऊंगा और 10 घूमा जमीन मांग लूंगा। घूमा कहते हैं पंजाब में जमीन की एक नाप होती है, 2 बीघों के बराबर एक घूमा। तो 10 घुमा यानी 20 बीघा। जैसे हमारे यहाँ कट्ठा धूर बीघा होता है ना, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो वहां 2 घुमा बराबर जो है दो एक सॉरी 1 घुमा बराबर जो है वो 2 बीघा होता है यानी 40 कट्ठा होता है। तो कहता है यहाँ 10 घुमा जमीन मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तब लहना सिंह कहता है लाड़ी आरा को भी यहाँ बुला लोगे, यानी अपनी मैडम को भी यहाँ बुला लेना, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। तो वजीरा सिंह कहता है ओए चुप कर, यहाँ वालों को तो शर्म ही नहीं। मतलब यहाँ फ्रांस की जो लड़कियां हैं उन लोगों को देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, यानी सिख लोग तंबाकू नहीं पीते, जबकि रियलिटी है कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा नशा होता है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। कौन? ये फ्रांसीसी मैडम जो है ना, खूब इसको सिगरेट ऑफर करती थी वजीरा सिंह को। वो सिगरेट देने में हट करती है यानी जिद करती है, ओंठों से लगाना चाहती है, मतलब ये होंठ से लगाना चाहती है। और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। ठीक है। अब वजीरा सिंह फिर पूछता है अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? तो अच्छा है। तो हाँ वजीरा सिंह पूछता है अच्छा बोधा सिंह कैसा है? तो ये कहता है अच्छा है। कौन? ये लहना सिंह कहता है। तो वजीरा सिंह इसको टॉन्ट मारता है कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ा देते हो बोधा सिंह को, और खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो।
उसके पहरे पर खुद पहरा दे आते हो। हाँ, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसको सुलाते हो बोधा सिंह को, और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। देखना कहीं तुम ठंडे ना पड़ जाना, यानी कहीं तुम मर ना जाना। अरे जाड़ा है, जाड़ा क्या है यार, मौत है ये। निमोनिया से जो लोग मरते हैं, फेफड़े की संक्रामक बीमारी होती है निमोनिया, उन लोगों को मुरब्बे नहीं मिलते। मुरब्बा किसको कहते हैं सबको मालूम होगा। लिखा हुआ है जो भी प्रॉब्लम है नीचे। तो ये क्या कहता है लहना सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई। मेरी जब मौत आएगी ना तो मैं गड्ढे में मरूंगा, वहां जहां भाई होगा मेरा चचेरा कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए जो आम के पेड़ है ना उसकी छाया होगी वहां पर। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और मरे तुर्क। तुर्की के रहने वाले बाशिंदे को तुर्क बोलते हैं। हाँ भाइयों कुछ गाओ। अब मैंने कहा था ना इस कहानी के स्टार्टिंग में कि कुछ अश्लील चीजें मिलेंगी यहाँ पर आपको। वो जो वल्गर चीजें हैं है ना, वो यही अश्लील चीज है। ये जो गाना है इसको हटा करके सिलेबस में शामिल किया जाता है, पता नहीं आपके सिलेबस में क्यों डाल दिया गया है। ये गाना है, दिल्ली शहर ते पिशौर नू जान दिए, कर लेना लौंगो दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अडिए, ओए लाना चटाका कद्दूए नू, कद्दू बन्या है मजेदार गोरिये, हुन लागा चटाका कद्दूए नू। ये है। इसका मतलब आपकी जो स्टोरी है उसमें दिया गया है आपकी किताब में, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरी नारी का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली रंग वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। राइट। इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ये नहीं है, आपके सिलेबस में घुमा फिरा के मतलब दिया गया है। असल मतलब जो है वो यहाँ पर है, गंदा सा है। दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली लौंगों का यानी लहंगों का व्यापार कर ले, और अपना नाड़े का सौदा कर ले गोरिये, कद्दू बड़ा मजेदार बना है, चटखारे लेने का मन हो रहा है। ये एक्चुअल में मतलब है इसका। आगे बढ़ते हैं। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख यानी बाल बच्चों वाले सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही मौज करते रहे। अब फिर तीसरा सीन है। अब तीसरा सीन में क्या हो रहा है, अब यहीं पे जो है अंग्रेज लपटन आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हुक्म देने के लिए कि चलो लड़ाई शुरू हो गई, शुरू करो। 2 पहर रात हो गई है। पहले ये जान लो, 1 पहर का मतलब 3 घंटा होता है, 2 पहर रात का मतलब 9 से 12 का जो पीरियड है। अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर, यानी जिस टीन में बिस्किट होता था उस 3 टीन को बिछा करके उस पर अपना दोनों कंबल बिछा करके, और लहना सिंह का ऊपर से 2 कंबल और साथ में एक बरान कोट भी ओढ़े हुआ है, सो रहा है। बरान कोट किसको कहते हैं ये देख लो यहाँ पर, वो फौजी लोग पहनते हैं, वो लंबा सा कोट होता है जो सर्दी और बरसात में इसकी रक्षा करता है फौजियों की। लहना सिंह पहरे पर खड़ा लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। हालांकि पहरे पर किसको होना था, बोधा सिंह को होना था, लेकिन बोधा सिंह से ड्यूटी ना करा करके ये लहना सिंह ड्यूटी करता है बार बार बोधा सिंह के बदले में। बोधा सिंह को अपने बेटे की तरह मानता है। क्यों मानते हैं हम आगे जानेंगे। एक आंख खाई के मुंह पर रखे रहता है कौन, लहना सिंह, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह उसी बीच कराता है, क्यों बोधा भाई क्या है। तो बोधा कहता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी कभी छूट रही है, बिल्कुल रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। उसको उसका मेरे ख्याल से उसको सर्दी बुखार लग रहा है, ये उसका हाल है। तो अच्छा तुम मेरी जर्सी पहन लो। कौन कहता है, लहना सिंह कहता है। तो ये कहता है बोधा सिंह, और तुम क्या पहनोगे। तो मेरे पास सिगड़ी है ना, वो जो गर्माहट के लिए जो वो कोयला डाल के जलाते हैं बोरसी को, और मुझे गर्मी लगती है, अरे पसीना आ रहा है हमको। हालांकि ये सब झूठ बोल रहा है बच्चे की बस रक्षा के लिए। देखो क्या सीन लेके आया हूं मैं एक्चुअल में तुमको। ये देखो, ये है लहना सिंह और ये है बोधा सिंह, इसको सब चीज ओढ़ा के और इसकी ड्यूटी कर रहा है। तो बोधा कहता है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए अब कुछ कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ये कुर्बानी दे रहे हो। तो फिर उसको फौरन लहना कहता है, हाँ याद आई, वो मेरे पास ना दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, यानी इंग्लैंड से। में बुन बुन कर भेज रही हैं वहां से कि हम लोग जो उनके देश के लिए लड़ रहे हैं, गुरु उनका भला करे। ऐसा कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, बोधा पूछता है, और नहीं झूठ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ।
यूं कहकर ना ही करते करते वही बोधा को जबरदस्ती उसने जर्सी पहना दी और खुद जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। जीन का कुर्ता एक तरह का मोटा सूती कपड़ा होता है, कुर्ता होता है। मेम की जर्सी की जो कथा थी कि मेम लोग जो जर्सी बुनबुन के भेज रही हैं, ये बिल्कुल गलत कहानी सुनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हजारा सिंह फौरन जाता है इसके पास। किसके पास? अंग्रेज अफसर के पास, लेफ्टिनेंट के पास, और बोलता है, हुकुम हुजूर, हुकुम हुजूर। अब ये जो है ना, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके खड़ा हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, लेफ्टिनेंट बोलता है। अंग्रेज अफसर। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में, किस कोने में? पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, ठीक है। उसमें से 50 से ज्यादा जर्मन जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, और जहां मोड़ है वहां पर 15 जवान मैं खड़े करके आया हूं। यानी पहले तुम मील भर जाके उस 15 जवान से मिल लो, और इस चौकी पर सिर्फ 10 आदमी होना चाहिए, बाकी सबको साथ ले जाओ। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। वहां उन खंदक छीन कर, समझे? यानी जर्मनी के खंदक को छीन लो वहां उन लोगों से, उस चौकी को, और जब तक दूसरा हुक्म ना मिले वहीं डटे रहे। जबकि ये आगे चलते हैं। चुपचाप सारे तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह बोधा को रोका। लहना सिंह आगे क्या हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया कि इसकी तबीयत खराब है। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी बहस हुई, क्योंकि कोई रहना ही नहीं चाहता था। सबको समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी आगे बढ़ा। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह, अरे सिगरेट पीने को ऑफर कर रहा हूं, माय गॉड। फिर भी मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। यानी इसको कुछ गड़बड़ लगने लगी लहना सिंह को। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका, लहना का माथा ठनका कि भाई लेफ्टिनेंट साहब के जो पट्टियों वाले बाल थे, एक दिन में कहाँ उड़ गए, और उसकी जगह ये कैदियों के जैसा कटा हुआ बाल कहाँ से आ गया? शायद शराब पिए हुए हैं साहब, जो उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा कि कहीं ओरिजिनल ये वही लेफ्टिनेंट है या कोई और है, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब जो है उसके साथ 5 साल से उसकी रेजिमेंट में थे। इसीलिए इसने जो है सवाल जवाब कुछ ऐसा ऐसा पूछा जो लेफ्टिनेंट ही जवाब दे सकता था। ये डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट लग रहा था उसको, इसको कोई धोखा लग रहा था लहना को। इसलिए लहना ने पूछा, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो वो कहता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या तुम्हें ये देश पसंद नहीं? तो ये कहता है, नहीं साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल, यानी पिछले साल, नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले शिकार करने गए थे। जगाधरी जिला मतलब वो हरियाणा के यमुना नगर में पड़ता है ये जगाधरी जिला। वहां शिकार करने गए थे। वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोता गधा को बोलते हैं, और आपका खानथामा यानी खाना बनाने वाला जो अब्दुल्ला है ना, रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वो नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और एक पुट्टे में लगी। पुट्ठा किसको कहते हैं? पुट्ठा कहते हैं, देखो पेड़ू के नीचे वो जो कमर और जांग के बीच का एरिया होता है ना, जहां दबाने पर जो है सो वो गिल्टियां सी मालूम पड़ती हैं, वो जांग का जो एरिया है, दैट्स कॉल्ड। तो उसको हम पुट्ठा कहते हैं। और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा। यानी आपने क्या गजब का शिकार किया था। यानी उसको ना, शिकार को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब शिकार कौन? मैं लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ये सब झूठ मूठ का बोल रहा है लेना उसको, ताकि ओरिजिनल होगा तो सही सही जवाब देगा। आपने कहा था कि रेजिमेंट, अच्छा हाँ, शिमले से तैयार होकर के वो जो नीलगाय का सिर था जिसका हम लोगों ने शिकार किया था, वो आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे जहां खाना बनता है, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। कौन कह रहा है? लेफ्टिनेंट। ऐसे बड़े बड़े सिंह, फिर लैना सिंह ने क्या कहा, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। तो वो कहता है, कौन? ये लेफ्टिनेंट। हाँ लहना सिंह 2-4 फुट, 2 फुट 4 इंच के थे। अब ये कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था लेफ्टिनेंट। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब देखो यहाँ पर पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। जैसे ही ये दिया सलाई लेने थोड़ी ना गया था, ये तो इंतजाम करने गया था। इसको शक हो गया कि ये गलत लेफ्टिनेंट है।
अब देखो वो गलतियां जिससे लैना सिंह पहचान गया कि ये लेफ्टन नकली है। सबसे पहला, जगाधरी जिले में शिकार करना नीलगाय का। एक्चुअली जगाधरी जिले में नीलगाय मिलती ही नहीं। पहली गलती ये थी लेफ्टन की, समझ गया ये। दूसरा, खोते पे गधे पे सवार होके शिकार करते हैं, ये भी गलत हो गया। अब्दुल्ला नाम का अगर खाना बनाने वाला है तो ये मंदिर क्यों जाएगा? तीसरी जगह यहाँ फंसा लिया लैना ने। और चौथी जगह, नकली लेफ्टन ने जब लैना सिंह से सिगरेट का पूछा, तो इसको तो कभी ओरिजिनल लेफ्टन ने सिगरेट का पूछा ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों को मालूम था सिख लोग सिगरेट पीते नहीं, तंबाकू पीते नहीं। और वो भी ये गाय को 2 फुट 4 इंच का सिंग होगा, ये 12 सिंगा है क्या? ये सारी चीजें थी जिससे ये समझ लिया कि ये नकली लेफ्टन है। अब आगे बढ़ते हैं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसको कोई शक नहीं था और झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में वो किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कहता, हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा आंख तो लगने दी होती। अब चौथा सीन देखो, यहां से शुरू होती है लड़ाई। कहता, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर ये कयामत आई है। लेफ्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं, क्योंकि जो वर्दी पहन के आया वो जो है ना कोई जर्मन है, और लगता है लेफ्टन साहब को मार के उसी की वर्दी पहन के आ गया ये। और हमारे इस फौजी के साथ मतलब इस चौकी के सारे फौजियों को फौजी अब मर जाएंगे। सूबेदार ने इसका जो है ना मुंह नहीं देखा था। मैंने देखा और मैंने बातें भी की। सूबेदार तो इसी को ओरिजिनल लेफ्टन समझ लिया और वो निकल गए चौकी से सारे के सारे। सौरा सांप उर्दू बोलता है, सौरा यानी ये जो ससुरा है सांप उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू बोलता है। मुझे सिगरेट पीने को दिया है। तो अब क्या करें? अरे अब मारे गए धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। खाई पर हम लोग जो यहाँ हैं, और उधर उनका इंतजाम खुले में कर दिया, वहां खुले में उन पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते एकदम दौड़े जाओ कि ये जो पलटन है कहाँ गई है। लपटन नहीं, लपटन तो अंग्रेज अफसर हुआ, पलटन ये जो टुकड़ी जो है ना, मतलब वो फौजियों की जो टुकड़ी है, उसको पलटन बोलते हैं। पलटन के पैरों का निशान देखते देखते जाओ कि ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं अभी सूबेदार के साथ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात बिल्कुल झूठी है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, एकदम चुपचाप निकलो, ऐसा कि पत्ता भी नहीं खड़के, और जरा भी देर मत करो। तो वजीरा सिंह कहता है, हुक्म तो यही है कि यही। फौरन जमादार जो है वो अपने लहना सिंह अपने रोब में आ जाता है बिल्कुल, और कहता है ऐसी तैसी हुक्म की। अरे मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, ये उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ, ये जो झूठा साला बन के आया है अंग्रेज अफसर, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कौन कह रहा? वजीरा सिंह। और मुझे तुम भेज रहे हो? तो ये कहता, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 1.25 लाख गुने 8 बराबर 10 लाख। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया, और उसने देखा कि लेफ्टन क्या काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा था, जेब से 3 गोला निकाला बिल्कुल बेल के साइज का, और तीनों को जगह जगह खंड, बेल एक फल होता है, जगह जगह दीवार में उसने फंसा दिया, और उसके बाद तीनों को एक तार से बांध दिया। आगे देखो, तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, है ना, गुत्थी कहते हैं वो जो धागे का उलझा हुआ रूप होता है, जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई लगाकर जैसे ही वो गोले में लगाने वाला था, एक बार खींच के बंदूक से मारता है। कौन? लहना सिंह। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा, कुंदा कहते हैं बंदूक के पीछे जो लगा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, दे मारा, और साहब आंख मीन गॉड, ओ माई गॉड कहने लगा, कहता हुआ बंदा चित हो गया। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, और उस अंग्रेज अफसर के, यही यही इसी ने रोल लिया है, ये टॉम अल्टर है, जेमी अल्टर का बाप, जिसने इस टेलीफिल्म में रोल निभाया है इसका। और वो जो टेलीफिल्म आप देखोगे ना, उसमें रजा मुराद जो है उसने सूबेदार हजारा सिंह का रोल लिया है, और किरण कुमार ने जो है लहना सिंह का रोल निभाया। ये टॉम अल्टर है, जेमी अल्टर का बाप है। ये पुरानी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आता था ये बंदा। जेमी अल्टर इसका बेटा है, जो फेक इट इंडिया नाम का चैनल है इसका यूट्यूब पे। फेक इट इंडिया, मेक इट इंडिया नहीं, फेक इट इंडिया। देखोगे बड़ा मजा आएगा, मैं अक्सर देखता हूँ। हाँ, साहब की मूर्छा हटी। अच्छा हाँ, अब उसकी उसकी तलाशी ली गई लेफ्टन की, और उसने मतलब लहना सिंह ने वहां से 3-4 लिफाफा निकाला, जो
वो लोग होते हैं ना, अफसर लोग लिखते हैं कि अब मुझे कहाँ अटैक करना है, वो जंग का नक्शा होता है वो सब, है ना? उसमें प्लान होता है, पूरा डिप्लोमेसी होती है। तो डायरी निकाल कर उसको अपनी जेब के हवाले कर दिया, अपने पास रख लिया उसने, लहना सिंह ने। साहब की मूर्छा हटी। जब साहब को होश आया, लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। ये सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं, और ये भी सीखा है कि जगाधरी जिले में नीलगाय होती है। ये भी सीखा है कि उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और ये भी सीखा कि मुसलमान खानदामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, और लेफ्टिनेंट साहब गधे पर चढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखा है हमने आज आपसे। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख ली है? हाँ, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डिक्शनरी के डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं थी, यही गलती किया लहना ने। एक्चुअली उसके पैंट की जेब में रिवॉल्वर था। किसके? अंग्रेज, वो जो जर्मन लेफ्टिनेंट था उसके, जिसने धोखा दिया था। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। कौन सा? वही जो जर्मन का जो अफसर था। लहना सिंह बेचारा जो है भाव में कहता ही चला गया आगे, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना, यानी मांझे रीजन का, मांझे के क्षेत्र का जो लहना है ये, इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। अभी यही कोई 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी था, हमारे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज बांटता था, तावीज गले में लटकाते हैं, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे, यानी बनियान के पेड़ के, वो बरगद के पेड़ के नीचे मंजा बिछाकर, मंजा कहते हैं पंजाबी भाषा में खटिया को, हुक्का पीता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उनमें उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, और वो लोग गौ को नहीं मारते। कौन? जर्मनी के लोग। यानी जर्मनी के फेवर में जो है बात करता था तुर्की मौलवी, क्योंकि तुर्की जर्मनी तो साथ थे ना प्रथम विश्व युद्ध में। तो तुर्की का जो मौलवी आया था भारत में, वो इसी तरह की स्टोरी सुना रहा था, जर्मनी के फेवर में हिंदू इंडियन लोगों को कर रहा था, और तुर्की के फेवर में कर रहा था। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। कौन? जर्मनी के लोग। मंडी के बनियों को भी बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। कौन? अभी जो गवर्नमेंट है अंग्रेज की। डाक बाबू जो पोल्हू राम था, पोल्हू राम डाक बाबू का नाम है, ये भी बेचारा डर गया था। मुझे उसकी सारी चाल समझ में आ गई। मैंने मुल्ले की दाढ़ी मोड़ दी, मुल्ले जी की, और गांव से बाहर निकाल कर कहा, खबरदार जब मेरे गांव में पैर रखा तो। ये अपने भाव में बोलता हुआ चला गया। तभी जो है उसने जेब में हाथ डाला, पिस्तौल धीरे धीरे निकाला। किसने? जर्मन लेफ्टिनेंट ने, और सीधा एक गोली लहना की जांघ में मार दिया। इधर लहना की हैनरी मार्टिनी यही बंदूक है, देखो इस बंदूक को हैनरी मार्टिनी कहते हैं। इसके 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। कपाल क्रिया यानी काम तमाम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। हालांकि कपाल क्रिया होता है जब जलाते हैं हिंदू धर्म में, तो वो शमशान पे वो जो कपाल होता है ना, जो बचा हुआ होता है, उसको भी पूरी तरह से जला दिया जाता है। उसमें भी घी वगैरह डाल करके बिल्कुल उसका अंश नहीं रहने दिया जाता, कपाल तक को खत्म कर दिया जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। एक एक वर्ड पे रिसर्च है मेरी जान। मैंने 24 घंटा ऐसी मजाक नहीं किया है। आप इसको पढ़ो और दिल पे हाथ रख करके बोलो कि क्या पूरे यूट्यूब पर, पूरे भारत में, बिहार तो छोटी सी चीज है, पूरे भारत में ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, ना तो ऐसा प्रेजेंटेशन मिलेगा। क्वालिटी हो है इस कंटेंट की, और इतनी कम फीस में कि 5,000 इंग्लिश और 5,000 हिंदी की फीस भी अगर लूं मैं तो कम पड़ जाए, जबकि मैं सिर्फ इतने कम फीस में दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे तो ये लैना, अच्छा बोधा वहीं पे लेटा हुआ था। जब ये सब धमाका सुना तो बोला, क्या है? लैना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि अरे खड़का हुआ, यानी जो है भागा हुआ कोई कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सवाल कह दिया कि भाई असल में क्या हुआ है। सारे लोग बंदूक लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा यानी पगड़ी फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। अब ये बेचारा 8 सीख यहाँ पर, और उधर से मतलब जो है सो 70 जर्मन की फौज अटैक कर दी। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को तो रोक लिया, सिखों के बंदूक की बाढ़ ने, है ना, दूसरे को भी रोक लिया, पर यहाँ 8 थे, और लहना सिंह तक तक कर सबको मार रहा था। वो खड़ा था और लेटे हुए थे बाकी सारे, और वो लोग लेकिन 70 थे, और अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे बस
सबको साफ करने वाले थे, तभी अचानक आवाज आई, क्योंकि वजीरा सिंह जो बुला के लाने गया था सूबेदार को कि भाई गलत जगह आप लोग जा रहे हैं, चलो चौकी पे धावा बोल दिया है, वो लोग लौट रहे थे। अब बेचारे जर्मन दो पार्ट के बीच आ गए। सामने से तो ये था कौन, सिख फौजी सब थे, और उसके पीछे से जो आ गया सूबेदार हजारा सिंह अपनी पूरी फौज, वो टुकड़ी को लेकर के। वाहे गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। चक्की का पाटा होता है ना, आटा जो वो पहले पुराने जमाने में चक्की होती थी हाथ से, तो दो पार्ट होता है उसमें, उसके बीच दाना पिसता था। तो दो चक्की के पाटों के बीच आ गए जर्मन लोग। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना, यानी वही जो नीचे बंदूक के किनारे के सिरे में जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, डाइगर नुमा जो होता है, नुकीला चाकू, उसको बोलते हैं संगीन। और एक और किलकारी आई, अकाल सिक्का दी फौज आई, मतलब खुशी से जो चिल्लाते हैं उसको किलकारी बोलते हैं। वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। खेत रहे यानी काम तमाम हो गया, या फिर करा रहे थे। और सिखों में से 15 सिख की जान गई, और 63 जर्मन या तो मर गए या तो करा रहे थे। सूबेदार के दाहिने गोली से सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई, सूबेदार हजारा सिंह, है ना। और लहना सिंह की पसली में, पसली इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पसली, ये जो पूरा हड्डी होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड पसली, दिस इज कॉल्ड, जिसको रिब केज कहते हैं इंग्लिश में। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया यानी भर लिया। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से, खंदक में जो गीली मिट्टी थी, घाव को उस मिट्टी से भरा लैना सिंह ने, और बाकी का जो साफा है कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। लेकिन किसी को खबर नहीं हुई कि लैना को जो दूसरा घाव लगा है बड़ा भारी लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। छई यानी कि वो एक सिचुएशन होती है जब कभी चांद को श्राप दिया गया था, वैसा वाला पीरियड, उस तरह का चांद चमक रहा था। वो जो घेरा नहीं चारों तरफ उसके बन जाता है, वही छई। और ऐसी हवा चल रही थी जैसे वानभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य, यानी दांतों से वीणा बजाने का उपदेश देने वाली वो हवा कहलाई। ये टर्म है जो उसने वानभट्ट ने अपनी किताब में जो है दिया था। नहीं हाँ, वजीरा सिंह जो है, वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। यानी वो जो जमीन है फ्रांस की, वो जो है मुझे पकड़े जा रही थी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुनकर, अब सूबेदार ने जो है जब लैना सिंह से सारा हाल सुना कि इस चौकी पे आपके जाने के बाद क्या क्या सब हुआ है, और वो जो कागजात जो दे दिए लहना सिंह ने सूबेदार को कि भाई लीजिए ये सीक्रेट जो है इन लोगों का हमारे पास हाथ लग गया है, उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे वो लोग। क्या जबरदस्त इसका जो मतलब इंटेलिजेंस है। तो ये इसके कैरेक्टर में भी अगर आपको कहा जाए कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें तो डेडिकेशन वाला है ही, वादा निभाने वाला है ही, देशभक्त है ही। हालांकि देशभक्त कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, पर कहीं ना कहीं देशभक्ति छुपी है क्योंकि अंग्रेजों का धोखा था इंडियन के साथ कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ये सब चीजें, प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम है, बचपन के से में प्रेमी से किया गया वादा निभाना है, ये सारी खूबी है। उसके साथ ये भी है कि वो बहुत बहादुर भी है और इंटेलिजेंट भी है, कि तू ना होता तो आज सारे के सारे मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया, वहां झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां आई और 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। फील्ड हॉस्पिटल मिलिट्री लोगों का, फौजी लोगों का टेम्पोररी हॉस्पिटल होता है, टेम्परेरी कहीं पर बना हुआ होता है, फिर वो जंग खत्म होती ही उसका काम हो जाता है। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे फील्ड अस्पताल में, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने लहना सिंह से कहा कि जांग में पट्टी बांध लो, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में, यानी ज्वर कहते हैं, बुखार में बर्रा रहा था, वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते ही नहीं थे। सूबेदार कह रहे थे नहीं लहना तुम भी साथ चलो। तो ये देख लैना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है, अपने बेटे की कसम है सूबेदार आप जाओ।
सूबेदारनी की सौगंध है आपको कि आप जाओ, इस गाड़ी में न चले जाओ। मतलब आपको ये सौगंध है कि आप इस गाड़ी में नहीं गए तो, और तुम? सूबेदार पूछता है लैला से, क्योंकि सूबेदार को भी लैला से बहुत प्यार था। तो मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ी आ रही होगी ना, मेरा हाल बुरा नहीं है, तुम जाओ ना, देखते नहीं मैं खड़ा हुआ हूं, और वजीरा भी मेरे पास है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, ये बोधा को फिक्र इसको अभी भी हो रही है, और ये कह रहा है कि सूबेदारनी होरा को, होरा मतलब कुछ और मत समझ जाना, मतलब ये आदर सूचक शब्द है स्त्री के लिए, है ना, औरत के लिए यूज करते हैं। मतलब वो प्रेम या मोहब्बत, वो उसमें रिस्पेक्ट में। उनको चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना कि सूबेदार ने भी सलाम बोला है, और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। कौन? सूबेदारनी जी ने जो मुझसे कहा था। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। सूबेदार लहना से बोलता है, लिखना कैसा, अरे साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। वैसे उसने क्या कहा था? आप जब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वदीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब लहना सिंह का बुरा हाल है, बहुत गहरा जख्म था, मरने वाला था। अब देखो, होता ये कि जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो पीछे उसको पास्ट याद आने लगता है, उसकी स्मृति जो है ना, उसको सामने उसके साफ हो जाती है ना, धुंधल का सारा छट जाता है, और सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, धुंध जो अंधेरा है वो सारा उन पर से हट जाता है। अब उसको याद आने लगता है कि वो 12 साल का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर जगह उसको 8 साल की वो लड़की मिल रही है, और जब भी वो पूछता है तेरी सगाई हो गई, कुड़माई हो गई, धत कह के भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछता है, वो कहती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना को बहुत दुख होता है, क्रोध होता है, लेकिन क्यों हुआ वो क्रोध? शायद उसके मन में कहीं प्यार पनप रहा था, याद आती है वजीरा, और दर्द भी बढ़ रहा होता है। वजीरा से कहता है, वजीरा पानी पिला दे। आज 25 साल के बाद लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में, जो रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट, वहां जमादार हो गया है। 8 साल की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा उसको, ना मालूम वो कभी मिली भी थी या नहीं, लेकिन 7 दिन की छुट्टी पर वो जो जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए अपने घर गया था अपने चाचा के कहने पर, तो वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जा रही है, यानी लड़ाई पे मोर्चे पे जा रही है, फौरन चले आओ। तो ये वहां चाची और चचेरे भाई से मिलकर के जब लौट रहा होता है, तो सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है कि भाई हम भी जाएंगे और बोधा सिंह भी जाएगा, तुम जो है हमारे यहाँ आके मिलते हुए चले जाओ। उसने कहा था नाम क्यों पड़ा ये मैं बता रहा हूँ। तो वहां लड़ाई मोर्चे पर जाने से पहले सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ जब ये आता है, लहना सिंह अपने चाची और चचेरे भाई से मिल करके, तो वहां पर जो है उसको वहां पे सीन कुछ इस तरह का क्रिएट होता है कि उसको फिर सूबेदार नहीं मिलती है, राइट। साथ चलेंगे, सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बेड़ा कहते हैं आंगन को, बेड़ा कहते हैं आंगन को। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है? क्योंकि सूबेदारनी ने जैसे ही देखा लहना को, अंदर से पहचान लिया सूबेदारनी ने। और हजारा सिंह कहता है, जा तुमको बुलाती है, मिला। लहना सिंह अंदर पहुंचता है तो सूबेदारनी मुझे जानती है कब से, अपने मन में उसके क्वेश्चन होता है। हालांकि वो सोचता है कि भाई रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। तब दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप, मतलब इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है वो लड़की वहां पे आती है, वो लड़की नहीं बल्कि सूबेदारनी आती है, और लहना सिंह को कहती है, मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? दत्त कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली पसली का गाँव। और तभी वो लड़की उसको याद दिलाती है कि देखो वो अमृतसर का जो सीन है, उसको ये सब यादें उसको आ रही होती है। लहना का दर्द और बढ़ रहा होता है, उससे मूर्छा बेहोशी उसकी जो है खत्म होती है। पसली का घाव बह निकलता है बेचारे के। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सपना चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है उसको, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरी तो किस्मत फूट गई, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर ये आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है वहाँ का। वहाँ पंजाब, उस टाइम पाकिस्तान का जो पंजाब है वो भी इंडिया ही में था ना, ये 1915 की कहानी है।
तो लालपुर ने सरकार ने जमीन भी दे दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, तीमियों यानी औरतों की, हम लोगों की भी फौज बना देता। तब मैं भी जो है, और घगरिया किसको बोलते हैं, स्कॉटलैंड देश के जो पहाड़ी लोग होते हैं, गोरे लोग, तो उनकी सेना, गोरों की सेना पहनावा कमर से घुटने तक लहंगों की तरह होती है, उसी को घगरिया बोला जाता है। तो ये बोलती है हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, मैं भी सूबेदार जी के साथ होती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और बेटे, 4 और हुए, एक भी नहीं जिया। सूबेदार नहीं, रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, यानी ये दोनों जा रहे हैं, फिर से अब लड़ाई पे जा रहे हैं, सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा इकलौता बोधा सिंह। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, और वो उस टांगे से मैं कुचलने ही वाली थी कि तुमने मेरी जान बचा ली थी, है ना। मैं घोड़े, और खुद तुम घोड़े के लात के पैरों के में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बेटे को भी। मेरी तुमसे ये भिक्षा है, मेरी मैं, तुमने तब भी मुझ पर एहसान किया था, आज भी मुझ पर एहसान कर दो। ये मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपना दुपट्टा पसार कर मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। अब ओबरी का सीन देखो, ये पंजाबी वर्ड है, अंदर का कमरा जहां बहुत हल्की मध्यम रोशनी आती है, अंधेरा होता है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। बचपन, वजीरा सिंह पानी पिला। फ्लैशबैक में ये सब कुछ चल रहा होता है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा हुआ है, और जब मांगता है, जब जब तब तब पानी पिला देता है वजीरा सिंह उसको। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह। यानी इसको शायद लगा कि ये मर रहा है अपने गांव में अपने चचेरे भाई के जांग पे। वो जो कहा था ना उसे, आम के पेड़ के, आम की बगियों में मरूंगा, अपने भाई के जांग पे मरूंगा, चचेरे भाई के। वजीरा को लगता है कि हाँ हाँ, इसको भाई वाली फीलिंग देनी चाहिए, चचेरे भाई वाली। तो ये कहता है, हाँ हाँ। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ हाँ। तो कहता है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले। ये सीन देखो, यही सीन है, जांग पे इसके वजीरा की लहना पड़ा हुआ है। भाई मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर यानी जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में, यानी अब की गर्मी में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा, यानी तू कीरत सिंह और तेरा भतीजा ये जो बोधा सिंह है, वो दोनों ना बैठकर यही आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम है, क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इस पेड़ को लगाया था। ये सीन होता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। लहना सिंह का लहना सिंह मर जाता है। और थोड़े दिनों के बाद जब रेस्ट कर रहे हैं, कौन, वो मतलब सूबेदार हजारा सिंह, वहीं पर उसका बेटा बोधा सिंह है, वो अखबार लाता है। और मतलब लोग पीछे पड़ते हैं अखबारों में, और क्या पढ़ते हैं, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मतलब वो जो लड़ाई में जो लोग मारे गए हैं उनकी सूची निकलती है। मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। यहीं पर स्टोरी का द एंड हो जाता है। और चूंकि वो अखबार पढ़ा गया जहां लिखा हुआ था कि 68वीं सूची में 77 नंबर के सिख रेजिमेंट में जो है, जो जमादार था लहना सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो घावों से मर गया। चलो ठीक है, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत किया है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए किया है, प्लीज अगर उसका 10% भी आप मेहनत कर दो, तो पूरे बिहार के सारे स्टूडेंट्स तक आतिफ आरफी का ये जो कोर्स है वो पहुंच जाएगा। प्लीज कोऑपरेट मी, मैं चाहता हूं मैं और भी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। इतना मेरा एक ही पर्पस है, पूरे बिहार, पूरे यूपी और पूरे हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू में 95 प्लस आए, चाहे उनका उनको मतलब बस वो इस एप्लीकेशन तक पहुंच जाए और तीनों लैंग्वेज में 95 प्लस हो। यही एक मेरा टारगेट है। और मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ भी इस लेक्चर को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सभी जानने वाले फ्रेंड्स को जरूर इस कोर्स से जोड़ेंगे, उन्हें भी इस तरह की इस वीडियो को दिखाएंगे अगर कभी मौका मिला तो। जरूर दिखाएं कि ये वीडियो है, ये लेक्चर है, सुनो और खुद भी जुड़ो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।